नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 21 अगस्त 2022। तो 21 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 20 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवता दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 14 अगस्त, ऑप्शन बी 16 अगस्त, ऑप्शन सी 17 अगस्त, ऑप्शन डी 19 अगस्त। तो विश्व मानवतावादी दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को हाल ही में मनाया गया है। और विश्व मानवता दिवस की जो थीम है 2022 के लिए, उसे आप नोट कर लेंगे। तो उसकी थीम है टू शो द इम्पोर्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क। एक बार फिर बता रहा हूँ, टू शो द इम्पोर्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क, यानी कि मानवीय कार्यों के महत्व, प्रभावशीलता और सकारात्मक प्रभाव को दिखाना। तो ये इसकी थीम है। और एक इसकी याद रखेंगे कि मनाया कब गया था पहली बार? तो ये पहली बार 2008 में मनाया गया था। अच्छा, ये मनाया ही क्यों जाता है? तो 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में, याद रखेंगे इस घटना को, 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था, जिसमें 22 मानवीय सहायता कर्मियों की मौत हो गई थी। इसके 5 साल बाद वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया 19 अगस्त के दिन के लिए ही। ठीक, तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है कि ये क्यों मनाया जाता है। यूएन हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था, कहाँ पर? बगदाद में। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी है। और ये हमला 19 अगस्त 2003 को हुआ था और 19 अगस्त को ही 5 साल बाद वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। पहली बार 2008 में मनाया गया था। और 2022 के विषय में एक चीज़ और याद रखेंगे, थीम मैं आपको बता चुका हूँ। इसके 2 सोशल मीडिया पर हैशटैग और वायरल हो रहे थे, तो इन्हें भी याद रखेंगे। हैशटैग इट टेक्स ए विलेज और हैशटैग वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। क्या वायरल मीडिया पर चलाया जा रहा था? हैशटैग इट टेक्स ए विलेज और हैशटैग वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा था। तो इतनी जानकारी आपको विश्व मानवता दिवस के बारे में रखनी है। और 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। और इस बार विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो थीम है पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। फोटोग्राफी दिवस की क्या थीम है? पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस, यानी कि लेंस के माध्यम से महामारी लॉकडाउन। यदि बात करें कि ये पहली बार कब मनाया गया था, तो ये 2010 में पहली बार मनाया गया था। और विश्व फोटोग्राफी दिवस की बात हो रही, तो हमें पता होना चाहिए कि पहली स्थायी तस्वीर किसने ली थी। तो ये माना जाता है कि फ्रांसीसी फोटोग्राफर जोसेफ निशोफर ने 1826 में पहली स्थायी तस्वीर ली थी। अब बात अन्य ऑप्शंस की करें तो 14 अगस्त को अभी हाल ही में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अच्छा, विभाजन विभीषिका दिवस से एक चीज़ आपको याद आनी चाहिए कि विभाजन विभीषिका दिवस की घोषणा कब की गई थी, कि कब से मनाया जाएगा? तो 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। बात करें 16 अगस्त की, तो 16 अगस्त को मैंने अभी बताया था कि बेनिंगटन बैटल डे मनाया जाता है। बेनिंगटन बैटल डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अमेरिका और यूरोप की संयुक्त सेना ने
यूके की सेना को हरा दिया था। तो उसी विजय के उपलक्ष्य में बेनिंगटन बैटल डे मनाया जाता है। बात करें 17 अगस्त की, तो 17 अगस्त को पारसी नववर्ष मनाया गया हाल ही में, और 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया है। तो इस पहले क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारियां याद रखनी है और इन्हें कहीं पर नोट भी कर लेना है। याद रखिए, जरूरी नहीं है कि करंट से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। जितनी मैं जानकारी आपको बोल कर बताता हूँ ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे बना करके पूछा जा सकता है, इसलिए जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट करें और याद करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जिला प्रमाणित राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना है? तो ये गोवा बना है। गोवा के सभी 378 गांवों में अब पानी पहुंच चुका है। याद रखें, सभी 378 गांवों में गोवा में पानी पहुंच चुका है और हर घर जल प्रमाणित वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अच्छा, राज्यों में तो गोवा बना है, केंद्र शासित प्रदेशों में किसने पहला नंबर प्राप्त किया है? तो दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव ने। पहले दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2020 में इनका विलय कर दिया गया। अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना है, तो गोवा बना है। यदि पूछा जाए कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव बना है। ठीक, अब ये जो योजना है हर घर जल प्रमाणित, ये जल जीवन मिशन का परिणाम है। तो जल जीवन मिशन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जल जीवन मिशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। अच्छा, वर्तमान में हमारे जल शक्ति मंत्री कौन हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं। और जल जीवन मिशन की घोषणा कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा हुई थी और 2019 में इसकी शुरुआत हो गई थी। डेट याद रखेंगे, 15 अगस्त 2019। और इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 2024 तक गुणवत्ता और नियमित व दीर्घकालिक आधार पर पीने का पानी हर घर तक नल के माध्यम से पहुंचाना, यानी कि पाइपलाइन वाली नल की मैं बात कर रहा हूं, तो पाइपलाइन वाली नल के माध्यम से हर घर तक स्वच्छ जल की पहुंच सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए गोवा की बात हो रही है तो गोवा की भी जानकारी लेने साथ साथ। स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। राजधानी पणजी है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अच्छा, सबसे छोटा राज्य गोवा है तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो राजस्थान है। प्रमुख भाषाएं हिंदी, उर्दू, कोंकणी और कन्नड़ हैं। जिले 2 हैं। राज्य के वृक्ष मत्ती है। राज्य के पक्षी काले कलगी वाली बुलबुल है। राज्य के पशु गोर है। लोकसभा सीट 2 हैं। राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 40 है। नेक्स्ट है, नमस्ते योजना किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी आवास एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इन दोनों की संयुक्त पहल है। ठीक, तो याद रखेंगे इन दोनों की संयुक्त पहल है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। सबसे पहले नमस्ते की बात हो रही, तो इस नमस्ते की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो नमस्ते की फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। फिर बता रहा हूँ, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम।
ये सरकार द्वारा हाल ही में 360 करोड़ की लागत के साथ 2022-23 से 2025-26 तक के लिए इस योजना का अनुमोदन किया गया है। इसकी लागत याद रखेंगे कितनी, 360 करोड़, और कब से कब तक के लिए, तो 2022-23 से 2025-26 तक के लिए इस योजना का अनुमोदन किया गया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है योजना का, ये किससे रिलेटेड है, तो मैं आपको बता दूं, यह शहरी भारत में स्वच्छता कर्मियों के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम का निर्माण करते हुए उनकी सुरक्षा और गरिमा की कल्पना करती है। मतलब जो भी स्वच्छता कर्मी हैं ये उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली योजना है। तो ये पूछा जा सकता है कि नमस्ते योजना का संबंध किससे है, तो ये स्वच्छता कर्मियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डाक पहचान संख्या की शुरुआत यानी कि पिन की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 13 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1972, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो भारत में डाक पहचान यानी कि पिन की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को की गई थी। अच्छा, आपने पिन में नंबर देखे होंगे, तो पिन के नंबरों का एक एक नंबर का सभी का अपना एक अलग मीनिंग होता है। ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। जैसे कि पहले अंक की बात यदि करें तो पहला अंक क्या दिखाता है, तो पहला अंक दिखाता है रीजन इन इंडिया, यानी कि उसका क्षेत्र दिखाता है। याद रखेंगे, रीजन पूरे भारत में उसका क्षेत्र दिखाएगा कि कौन सा क्षेत्र है, जैसे कि उत्तर है, पूर्व है, पश्चिम है या दक्षिण है। और यदि 9 नंबर शुरू में लिखा हुआ है तो 9 नंबर जो होता है वो आर्मी पोस्टल सर्विस को दर्शाता है। याद रखेंगे, यदि किसी भी पिन में 9 नंबर शुरुआत का अक्षर है तो वो क्या दर्शाएगा, वो आर्मी पोस्टल सर्विस को दर्शाता है। और दूसरा क्या दिखाता है, उसका उप क्षेत्र यानी कि सब रीजन। तीसरा अंक क्या दिखाता है, तो तीसरा दिखाता है सर्टिंग जिला, क्या दिखाता है, सर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। और चौथा क्या दिखाता है, मतलब जितना भी अवशेष बचा है वो विशिष्ट डाकघर को दर्शाता है। जितने भी शेष अंक बचेंगे वो विशिष्ट डाकघर को दर्शाते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस को दर्शाते हैं। तो पिन के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पेट्रोलियम और डीजल जैसे उत्पादों की मांग इस वर्ष कितने प्रतिशत बढ़ेगी। ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 7.2%, ऑप्शन सी 7.6%, ऑप्शन डी 7.73%। तो ओपेक की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारत में पेट्रोलियम और डीजल जैसे उत्पादों की मांग 7.73% तक बढ़ेगी। अब बात यहाँ पर ओपेक की हो रही है, तो ओपेक की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना की बात करें तो 10 से 14 सितंबर 1960, 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, इन देशों के नाम मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इसके संस्थापक देश हैं, कई एग्जामों में पूछे गए हैं। सन याद रखेंगे 1960, बगदाद सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। 10 से 14 सितंबर तक 1960 में बगदाद सम्मेलन चला था। और इसके संस्थापक जो देश थे वो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे। और 1961 में इसमें कतर भी शामिल हो गया था, लेकिन 2019 में कतर की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो पहले 5 वर्ष, इसकी स्थापना के पहले 5 वर्ष यानी कि 1965 तक इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था, जिनेवा में था। याद रखेंगे, कहाँ पर था, जिनेवा में था। और 1 सितंबर 1965 को इसका हेडक्वार्टर बदल के कहाँ कर दिया गया, वियना ऑस्ट्रिया में कर दिया गया। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल के
पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन ए ड्यूरेबल पीस, ऑप्शन बी फाइटिंग टेररिज्म, ऑप्शन सी बीबी माई स्टोरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जो आत्मकथा है उसका नाम है बीबी माई स्टोरी, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, ये अब बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं ये 1999 से 1996 तक और 2009 से 2021 तक, कब से कब तक? 99 से 96 तक और 2009 से 2021 तक इजराइल के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। अच्छा, ये 9वें रहे हैं, तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में मैंने बताया था जुलाई में ही नवनियुक्त हुए हैं। कौन है? यायर लेपिड। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो यायर लेपिड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में 2% आरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो एक किस राज्य को ने घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य ने घोषणा की है कि खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में 2% आरक्षण दिया जाएगा। अभी तक केवल पुलिस और वन विभाग में कर्नाटक में खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाता था। अब बसवराज बोम्मई ने अमृत क्रीड़ा दत्तू योजना के तहत, ये आप याद रखेंगे, खिलाड़ियों की बात हो रही है तो खिलाड़ियों से रिलेटेड अभी अभी बसवराज बोम्मई ने अमृत क्रीड़ा दत्तू योजना के तहत 75 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है। और पुलिस और वन विभाग के अतिरिक्त भी सभी विभागों में अब खिलाड़ियों को 2% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। मुख्यमंत्री वर्तमान में बसवराज बोम्मई हैं। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हैं। राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत हैं। राजधानी बंगलुरु है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। प्रमुख भाषाएं कन्नड़ और तेलुगु हैं। जिले 30 हैं। राज्य के पुष्प कमल है। राज्य के वृक्ष चंदन का पेड़ है। राज्य के पक्षी नीलकंठ है। राज्य के पशु भारतीय हाथी है। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी भी पाए जाते हैं, याद रखेंगे। लोकसभा सीट 28 हैं। राज्यसभा सीट 12 हैं। विधानसभा सीट 224 हैं और विधान परिषद सीट 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही हांडी को किस राज्य में खेल का दर्जा मिलेगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि दही हांडी क्या है। तो जन्माष्टमी के अवसर पर एक पिरामिड बनाते हैं लोग और उस पिरामिड बना करके एक हवा में मटकी लटकाई जाती है। ठीक, मक्खन से भरी हुई या दही से भरी हुई मटकी लटकाई जाती है और उसको फिर फोड़ा जाता है। उन्हें गोविंदा कहते हैं। तो ये जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है दही हांडी। इसको महाराष्ट्र सरकार ने खेल का दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब महाराष्ट्र की बात हो रही, चलिए महाराष्ट्र की बात कर लें। स्थापना 1 मई 1907 में हुई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। राजधानी मुंबई है। पड़ोसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश हैं। संघ शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली भी इससे सीमा बनाते हैं। भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो हिंदी, मराठी और अंग्रेजी हैं। जिले 35 हैं। राज्य के पुष्प जरूल है। राज्य के वृक्ष आम का पेड़ है। राज्य के पक्षी ग्रीन इंपीरियल कबूतर है। राज्य के पशु गोर है। लोकसभा सीट 49 हैं। राज्यसभा सीट 19 हैं। विधानसभा सीट 288 हैं और विधान परिषद सीट 78 है। नेक्स्ट है, भारत की पहली ई डबल डेकर AC बस का अनावरण कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो हाल ही में हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी के द्वारा मुंबई में भारत की पहली ई डबल डेकर AC बस का अनावरण किया गया है।
यदि इस बस के नाम की बात करूं तो इस बस का नाम है स्विच EIV-22। क्या है? स्विच EIV-22। अच्छा, इसे बनाया किसने है? तो इसे अशोक लीलैंड की एक सहायक कंपनी है स्विच मोबिलिटी लिमिटेड। कौन सी है? स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने इसे बनाया है। अब महाराष्ट्र के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो महाराष्ट्र के करंट से रिलेटेड कुछ तथ्य मैं आपको बताता हूँ। तो अभी अभी भारत ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया था, और नागपुर में ही दृष्टिबाधित लोगों के लिए रेडियो दक्ष की शुरुआत की गई थी। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र बना है, और हाल ही में जीन बैंक को भी मंजूरी दी गई थी, और महाराष्ट्र चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। नेक्स्ट है ज़ैपोरिज्जिया परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ताइवान। तो ज़ैपोरिज्जिया परमाणु संयंत्र यूक्रेन से संबंधित है। तो ये चर्चा में क्यों है? आपको पता है यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध चल रहा है। तो मार्च में रूसी सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था, जिससे यूक्रेनी परमाणु सुविधाओं पर रूस का नियंत्रण यूक्रेनी लोगों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये परमाणु संयंत्र जो है ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, परमाणु बिजली प्लांट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा, मतलब जितनी ज़रूरत यूक्रेन को है उसकी आधी आपूर्ति इसी से होती है, और बीच में बिजली भी बाधित हो गई थी, जिससे कि यूक्रेन के लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ये चर्चा में अब क्यों आया? तो इस संबंध में IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, याद रखेंगे, इसके संबंध में जो कब्जा किए हुए हैं रूस, तो इस संबंध में यूक्रेन और IAEA के एक मिशन के मापदंडों पर यूक्रेन ने सहमति व्यक्त की है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है, और ये कहाँ पर है? तो ये एनरहोदर शहर में नीपर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? एनरहोदर शहर में नीपर नदी के तट पर यूक्रेन में स्थित है। और यदि यूक्रेन के टोटल परमाणु संयंत्रों की बात करें तो टोटल 4 परमाणु संयंत्र हैं, जिनमें से एक ज़ैपोरिज्जिया है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है। अच्छा, अब जिक्र किया मैंने IAEA का, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। तो ये संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। किसके प्रस्ताव पर? तो 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के प्रस्ताव पर। किसके प्रस्ताव पर? आइजनहावर, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1953 में प्रस्ताव दिया था, जब जाकर 1957 में IAEA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य परमाणु के सही प्रयोग को बढ़ावा देना और नियंत्रित करना, गलत प्रयोग को नियंत्रित करना और सही प्रयोगों को बढ़ावा देना। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पैरालंपियन राहुल जाखड़ ने शूटिंग विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पैरालंपियन राहुल जाखड़ ने शूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ये 18 अगस्त से 24 अगस्त के बीच कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये चांगवोन दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। याद रखेंगे, शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये दक्षिण कोरिया में किस जगह पर? चांगवोन में आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, 2022 का तो चांगवोन दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जा रहा है, तो 2021 का कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये म्यूनिख में आयोजित किया गया था। ठीक, इसमें यदि बात करें म्यूनिख वाले की, तो म्यूनिख में यानी कि पिछले विश्व कप में भारत ने कुल 10 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। अब अवनी लेखरा और पूजा अग्रवाल ने भी पदक जीते हैं। तो इन्होंने कौन से पदक जीते हैं शूटिंग विश्व कप 2022 में? तो अवनी लेखरा ने सिल्वर मेडल जीता है और पूजा अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला बन गया है। याद रखेंगे, देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिले की बात हो रही है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी मंडला। तो मध्य प्रदेश का ये मंडला जिला, याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मंडला जिला जो है वो देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला बन गया है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला? तो यहाँ पर जितनी भी आबादी है वो लिखना भी जानती है, पढ़ना भी जानती है और उसे गिनतियों का भी ज्ञान है, यानी कि वो गणना भी कर सकते हैं सभी लोग, चाहे वो बड़े बूढ़े हैं चाहे वो छोटे हैं। तो इसका मतलब होता है देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक, इसकी शुरुआत की मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत 2020 में मंडला की डीएम थी हर्षिता सिंह। कौन थी? मंडला की डीएम हर्षिता सिंह ने 2 साल पहले 2020 में स्वतंत्रता दिवस पर निरक्षरता से आज़ादी अभियान की शुरुआत की थी और अब ये सफलता उन्होंने हासिल कर ली है। बहुत ही सराहनीय कार्य है डीएम साहब का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने टेक्निकल स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ये किसने कहाँ पर किया गया है? ये राजस्थान ने किया है। ठीक, टेक्निकल स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन राजस्थान सरकार ने किया है। इन्हें राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर भी कहा जा रहा है। क्या नाम दिया जा रहा है इन्हें? टेक सेंटरों को राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर भी कहा जा रहा है। अब बात राजस्थान की हो रही है तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ करंट मैं आपको बता दूं। अभी हाल ही में संतोष कुमार सिंह ये राजस्थानी तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। अभी हाल ही में राजस्थान में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया। किस स्थान पर? जोधपुर में। पुष्कर में सैंड आर्ट बनकर अभी तैयार हुआ है। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत का आयोजन भी राजस्थान में किया गया है और भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक भी राजस्थान में स्थापित किया गया है। राजस्थान की विधानसभा में हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक भी अभी पेश किया गया था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कारों की घोषणा की गई है। झारखंड व आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अलकेश कुमार शर्मा, ऑप्शन बी अनुज पोद्दार, ऑप्शन सी राजेश वर्मा, ऑप्शन डी नलिन नेगी। तो हाल ही में अलकेश कुमार शर्मा को संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में शामिल किया गया है। ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव हैं। याद रखेंगे ये कौन है? अलकेश कुमार शर्मा। ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव हैं। इस पैनल में कुल 10 लोगों को शामिल किया गया है। अब अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी है अनुज पोद्दार। तो इनको हाल ही में बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया है। बात करें राजेश वर्मा की तो वेरी इंपॉर्टेंट, राजेश वर्मा को आप याद रखेंगे। इन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। और नलिन नेगी आपको पता ही होगा, भारत पे के सीएफओ के रूप में हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत पहली बार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है? ऑप्शन ए आईएनएस विराट, ऑप्शन बी आईएनएस कलवरी, ऑप्शन सी आईएनएस सतपुड़ा, ऑप्शन डी आईएनएस विक्रांत। तो ये हाल ही में आईएनएस सतपुड़ा 75 लैप यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित करने के लिए सैन डियागो पहुंचा है और इसने कीर्तिमान बनाया है।
अब बात यहाँ पर नेवी से रिलेटेड हो रही है, तो नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950। नेवी डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। अच्छा, नेवी का मोटो क्या है? तो सैं नो वरुण है। क्या है? सैं नो वरुण है इसका ध्येय वाक्य है। इसके चीफ की बात करें, चीफ नेवल स्टाफ कौन है? तो चीफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार हैं। और वाइस चीफ नेवल स्टाफ की बात करें तो एडमिरल सतीश नामदेव हैं। कौन है? एडमिरल सतीश नामदेव हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो ये किसने किए हैं? एक्सिस बैंक ने किए हैं। बात एक्सिस बैंक की हो रही है, तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं? अमिताभ चौधरी हैं। HDFC बैंक ने कहाँ केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? ऑप्शन ए कोझिकोड, ऑप्शन बी वायनाड, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो ये कहाँ पर खोली है? ये कोझिकोड में HDFC बैंक ने केवल महिला कर्मचारी द्वारा संचालित शाखा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UEFA लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? ऑप्शन ए मनीषा कल्याण, ऑप्शन बी आर्या वालवेकर, ऑप्शन सी हरनाज संधू, ऑप्शन डी सिनी शेट्टी। तो UEFA यानी कि यूरोपियन यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर मनीषा कल्याण बन गई हैं। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो आर्या वालवेकर कौन है? तो आर्या वालवेकर को हाल ही में मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता था इन्होंने। हरनाज संधू की बात करें तो ये मिस यूनिवर्स 2021 हैं। बात करें सिनी शेट्टी की तो ये मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ अपना पहला विदेशी विपणन कार्यालय खोलेगा? तो ये कहाँ पर खोलेगा? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मलेशिया। तो ये हाल ही में मलेशिया में अपना पहला विदेशी विपणन कार्यालय खोलेगा। अच्छा, HAL की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम ने POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी सैमसंग, ऑप्शन डी माइक्रोमैक्स। तो हाल ही में पेटीएम ने माइक्रोमैक्स के साथ POS उपकरण लगाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि TKDL। TKDL की इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होगी? तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। क्या होगी? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2001 में, ऑप्शन सी वर्ष 2002 में, ऑप्शन डी वर्ष 2003 में। तो इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। क्यों चर्चा में है ये क्वेश्चन, क्यों लिया है? तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने पेटेंट कार्यालयों के अलावा उपयोगकर्ताओं के लिए TKDL डेटाबेस की व्यापक पहुंच को मंजूरी देती है। इसे संयुक्त रूप से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, फिर से बता रहा हूं, इसे संयुक्त रूप से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह विश्व स्तर पर अपनी तरह का एक पहला मॉडल है। इसमें वर्तमान में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और योग से संबंधित साहित्य की जानकारी शामिल है और इसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं डिजिटल प्रारूप में प्रलेखित हैं। वे 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश। फिर बता रहा हूँ कौन कौन सी 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं प्रलेखित हैं। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर
वेस्ट नाइल वायरस के मामले सामने आए हैं? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मॉस्को। तो वेस्ट नाइल वायरस यानी कि WNV के मामले न्यूयॉर्क में देखने को मिले हैं। WNV क्या है? तो WNV वायरस एक स्राविक रोग और मृत्यु का कारण बन सकता है। मुख्य रूप से कैसे फैलता है? तो ये पक्षियों से, ये चित्र आपको दिख रहा होगा, देखिए, पक्षियों से मच्छरों में आता है और संक्रमित मच्छरों से ये पशुओं और मानवों में आता है। तो इसके होस्ट कौन हुए? तो इसका जो होस्ट है, इसका जो वाहक है वो कौन है? पक्षी होते हैं। याद रखेंगे, वेस्ट नाइल वायरस पक्षियों से फैलता है, पक्षियों से मच्छरों में और मच्छरों से किस में फैलता है? मनुष्यों में और पशुओं में ये फैलता है। तो इसका वाहक कौन हुआ? पक्षी हुए। नेक्स्ट है कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए बूस्टर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो ये कौन बना है? यूके ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए संगरूर, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी जयपुर। तो ये संगरूर में शुरू हुआ है। अच्छा, संगरूर कहाँ है? संगरूर पंजाब में है। तो आज के लिए 25 क्वेश्चन थे। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, यानी कि 20 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन था कल, हाल ही में इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये हाल ही में 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट था हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? तो ये साइमन स्टील बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में ये निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है मेडिसन फ्रॉम स्काई का सफल प्रक्षेपण किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा किस शहर में खोली है? तो ये बेंगलुरु में खोली है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है? तो ये सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। अच्छा, अम्मा और वात्सल्य योजना में क्या है? तो अम्मा योजना में बेरोजगार महिलाओं को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है और वात्सल्य योजनाओं में उन महिलाओं को जो निसंतान हैं, ठीक, उनके इलाज के लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता देने का प्रावधान किया गया है। तो आप याद रखेंगे, अम्मा और वात्सल्य योजना किस राज्य में शुभारंभ किया गया है इसका? तो सिक्किम में शुभारंभ किया गया है। JYNNEOS वैक्सीन किस रोग की रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये चेचक की रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती है। फिलहाल ये मंकी पॉक्स के लिए भी यूज की जा रही है। नेक्स्ट है डिजी यात्रा के पहले चरण में कहाँ शुरू किया जाएगा? मतलब डिजी यात्रा को पहले चरण में कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो वाराणसी, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद और पुणे में डिजी यात्रा के पहले चरण को शुरू किया जाएगा। इसमें क्या है डिजी यात्रा में? तो डिजी यात्रा में संपर्क रहित जो चौकियां हैं, मतलब जहाँ जहाँ से भी गुजरना होता है हवाई अड्डे पर, ये संपर्क रहित बनाया जाएगा। ठीक, सब कुछ डिजिटली रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है? तो रानी गैडिनल्यू को पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनको रानी की उपाधि और ये पहाड़ों की बेटी की उपाधि किसने दी थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दी थी। अब ये क्यों चर्चा में है? तो ये इसलिए चर्चा में है कि अभी हाल ही में 15 अगस्त के अवसर पर, जबकि हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, उस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री ने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रानी गैडिनल्यू के नाम को भी वहाँ पर संबोधित किया था, अपने भाषण में शामिल किया था, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, F-INSAS का पूरा नाम क्या है? तो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज सिस्टम F-INSAS का पूरा नाम है। ये सेना के आधुनिकीकरण के लिए है, पैदल सैनिकों के आधुनिकीकरण के लिए है। ठीक, इसमें एक 203 असल्ट राइफल, गोगल्स,
हेलमेट, ये सभी स्वदेशी उपकरणों से लैस किया गया है। FINSAS की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे NABFID के नए MD के रूप में नामित किया गया, तो ये राजकिरण राय को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये रूस में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है, तो ये असम सरकार ने की है। पालन 1000 क्या है, ये एक ऐप है बच्चों की देखभाल से संबंधित। किस बैंक ने विजिलांटी की शुरुआत की है, तो ये HDFC बैंक ने की है। ठीक। हाल ही में चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ आयोजित की गई है, तो ये कहाँ पर, फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित की गई है। अच्छा, मनीला से आपको एक चीज़ और याद आ रही होगी, ADB का मुख्यालय यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को 8312.4 करोड़ का भुगतान किया है, तो ये एयरटेल ने किया है। TU-160 सुपरसोनिक रणनीतिक बम वर्षक का संबंध किस देश से है, तो ये रूस से है। सुपर वासुकी क्या है, तो ये भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया था। 3.5 किलोमीटर लंबी ये मालगाड़ी है और सबसे भारी भी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थानों के लिए अल्पकालिक कृषि ऋण पर कितने प्रतिशत अनुदान की बहाली की है, तो 1.5% की बहाली की है। हाल ही में HET द्वारा प्रकाशित एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो बड़ी शर्म की बात है, ये हमारा दिल्ली है। और दूसरे स्थान पर भी हमारे ही देश का एक शहर है, उसका नाम है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो हमने आज के 25 क्वेश्चन किए, कल के 20 क्वेश्चंस का रिवीजन भी किया। वेरी इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में घुस गए होंगे। यदि वीडियो को अंत तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।